नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे विस्थापन धारा अर्थात डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। देखिए, सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे सभी विस्थापन धारा, तो उसको पढ़ेंगे। देखो, हम जानते हैं कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे विद्युत धारा बहती है तो वो अपने चारों ओर क्या करती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती है। इसलिए धारा तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्न सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात देखो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर होगा म्यू नॉट आई करंट और निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, इसे एम्पियर का परिपथ का नियम भी कहते हैं। आगे देखो, परंतु इस नियम का उपयोग विद्युत परिपथों से संबंधित परिमाण व प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि विद्युत परिपथों से परिमाण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तब यह नियम असंगत प्रतीत होता है। असंगत का मतलब विरोध होता है। देखो किस प्रकार, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से जोड़कर आवेशित किया जाता है। सर्वप्रथम एक संधारित्र है हमारे पास, उसको बैटरी से जोड़ते हैं और उसका आवेशित करते हैं। आवेशित होने के दौरान तार में चालन धारा IC प्रवाहित होती है। देखो, इस डायग्राम से एक बार समझते हैं। ये हमारे पास एक लूप है S1, ठीक है, दूसरा लूप है S2। ये इसमें एक संधारित्र लगा हुआ है, दूसरा लूप संधारित्र के अंदर है। ये प्लस प्लस चिन्ह है यहाँ पर, ये माइनस माइनस चिन्ह है। ठीक है भाई, यहाँ पर IC करंट क्या है, इसके मध्य 0 है। तो यहाँ देखो, यहाँ बैटरी लगी हुई है V वोल्टेज की, जिसका प्लस सिरा तो ये है, माइनस सिरा ये, इसलिए IC करंट इधर से प्रवाहित होगी। ठीक है, ये कुंजी जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो देखो, चित्र में दर्शाए अनुसार दो समतलवर्तीय लूप, एक तो S1 लूप है, दूसरा S2 लूप है। इस दोनों की हम मानते हैं, माना की कल्पना करते हैं। पहले लूप के लिए देखो, लूप S1 के लिए एम्पियर के परिपथ नियम से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई होता है। तो यहाँ पर IC ले लेंगे लूप फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ S1 ले लेंगे और इसमें प्रवाहित करंट क्या ले लेंगे, IC, क्योंकि लूप फर्स्ट में IC करंट जा रही है। ठीक है, देखो IC क्या है, लूप से परिबद्ध धारा है। आगे, लूप S2 से कोई धारा परिबद्ध नहीं है, इसलिए एम्पेयर परिपथ के नियम से IC का मान क्या होगा, 0 होगा। तो म्यू नोट, देखो म्यू नोट IC। अब IC की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 0, इसलिए यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन दे देंगे, 2 दे सकते हैं। इसके बाद देखो, इसे इक्वेशन 2 नंबर दे देंगे। इसके बाद देखो, परंतु संधारित्र दोनों प्लेटों के मध्य चुंबकीय सुई देखने पर वह विक्षेपित होती है। यानी जो दूसरा लूप है ना, उसके अंदर क्या हमने एक चुंबकीय सुई रख दी, तो उसमें विक्षेप आता है। तो क्यों आता है उसका यहाँ पर दर्शाएंगे। देखो, अतः प्रदर्शित होता है कि प्लेटों के मध्य निश्चित रूप से धारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती, इन प्लेटों के बीच में जो, जैसे हम कह रहे हैं कि धारा IC की वैल्यू तो 0 है यहाँ पर, लेकिन कुछ धारा यहाँ पर जाती है, इसलिए उसमें कुछ विक्षेप आता है। तो उस विक्षेप को याद करेंगे तो देखो, अतः विस्थापन धारा ID की कल्पना करते हैं। विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ID मानते हैं। तो देखो, सेकंड लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नोट ID होगा। IC की जगह क्या होगा, ID, क्योंकि IC तो ऊपर 0 है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, जैसे चुंबकीय सुई में विक्षेप आएगा तो क्यों आएगा, उसके लिए हमने माना कि यहाँ पर विस्थापन धारा है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ID से डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 व 3 को देखो।
इक्वेशन 2 है, 3 परस्पर विरोध उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? विरोध उत्पन्न करते हैं। अतः मैक्सवेल द्वारा एम्पियर नियम का संशोधित रूप, यानी कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे का विरोध है, यानी कि ऊपर वाली सही होगी तो नीचे वाली थोड़ा गलत होगी, या नीचे वाली गलत होगी तो ऊपर वाला सही होगा। तो इसका मतलब मैक्सवेल ने एक संशोधित रूप दिया, वो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, दोनों को जोड़ देंगे। इसको क्या कहेंगे? एम्पियर का मैक्सवेल नियम। ठीक है, तो ये संशोधित नियम हो गया इसका। इसके बाद विस्थापन धारा का कारण, यानी आखिर विस्थापन धारा जब आई सी बराबर 0 थी तो चुंबकीय सुई रखने पर उसमें विक्षेप आया, तो क्यों आया? तो उस आई डी का कारण क्या है, वो कारण पता हम करेंगे। देखो, संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश के मान में धीरे धीरे वृद्धि होती है, यानी कि संधारित्र जैसे इस प्रकार संधारित्र लगा हुआ था, इधर तो प्लस प्लस और इधर था नेगेटिव नेगेटिव, तो इन दोनों आवेश का मान में धीरे धीरे जब वृद्धि करेंगे तो दोनों प्लेटों के, देखो जब आवेश में वृद्धि करेंगे ना दोनों प्लेटों के बीच में, तो देखो विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने से, यानी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में परिवर्तन होने से धारा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? विस्थापन धारा, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस कारण ये विस्थापन धारा का कारण हो गया। अब इसके बाद में करते हैं विस्थापन धारा की गणना, अर्थात इसकी गणना किस प्रकार करेंगे। देखो, हेडिंग डालेंगे विस्थापन धारा की गणना। संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की सतह से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यदि प्लेटों पर आवेश समय के साथ परिवर्तित हो तो समय के साथ इसको चेंज करेंगे तो डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी इसको कह देंगे विस्थापन धारा, क्या? आई डी। ठीक है, तो आई डी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो देखो, आई डी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आई डी एप्सिलॉन नोट डी फाई अपॉन डी टी, जो यहाँ से विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखो, स्तर वैद्युत तथा चुंबकत्व के 4 विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर 4 समीकरण लिखी जा सकती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप में मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगे समीकरण कहते हैं। मैक्सवेल ने इन समीकरणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैक्सवेल ने बताया कि भाई जब विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब परिवर्तन होगा, ये चेंज होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में चेंज होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में चेंज होगा तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है ये। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। देखो, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण क्या है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। दूसरी, ये तो विद्युत क्षेत्र के लिए है, दूसरी चुंबकीय क्षेत्र के लिए इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0, और तीसरी फिर विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर माइनस डी फाई, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, और 4 नंबर है एम्पियर का नियम, जो अभी ऊपर किया था हमने, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कैसे, और इसमें यहाँ आई डी की वैल्यू रखेंगे तो आई डी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू रख दी। इसके बाद देखो, यहाँ पर तो हो गई मैक्सवेल की 4 समीकरण। इसके बाद में देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, इसके 7 से 8 गुण हैं। क्या क्या हैं देखो। पहला, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत त्वरित आवेश है, यानी जो विद्युत चुंबकीय किससे जनरेट होती हैं? त्वरित आवेश से। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा देखो, सेकंड पॉइंट देखो भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन
आवर्ती के रूप में होते हैं। तरंग की दिशा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होती है। कहने का मतलब ये है देखो कि चुंबकीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है ना के परिवर्तन आवर्ती के रूप में, यानी जैसे जैसे आवर्ती के रूप में चेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद तरंग की जो डायरेक्शन है ना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के विपरीत है। जैसे देखो वी कैप इन इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है। देखो ये इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देखो ये इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये है वाई डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन, तो इसमें ये इसके विपरीत है। ठीक है, यानी कि तीनों एक दूसरे के विपरीत है। इसके बाद देखो उपरोक्त चित्र में तरंग संचरण धनात्मक एक्स डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र कंपन तल एक्स वाई तल होंगे। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन एक्स जेड तल में है जो एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, इसके बाद में देखो 3 नंबर क्या है पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में 3 नंबर पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो विद्युत क्षेत्र है ना उसकी वैल्यू में विद्युत क्षेत्र में सी की भाग लग रहा है अर्थात डिवाइड हो रहा है, तो इसमें बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आएगी। ये ऊपर लिख रखा है। ठीक है, अतः हमारी आंख की रेटिना एवं फोटोग्राफिक प्लेट पर केवल विद्युत क्षेत्र का ही प्रभाव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4 क्या है देखो, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुल ऊर्जा घनत्व है, अर्थात एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, म्यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट। ठीक है, ये क्या होगी, ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का किसी माध्यम में वेग बराबर होगा v बराबर 1/रूट म्यू एप्सिलॉन। अब निर्वात के लिए लेंगे तो म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट ले लेंगे, जिसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखो 6 नंबर पॉइंट, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, नीटा C/न्यू। Cn प्रकाश का वेग की वैल्यू क्या होती है 1/रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1/म्यू एप्सिलॉन। अब हम जानते हैं कि देखो ये जब पहली टर्म तो तीसरे से मल्टीप्लाई होगी, देखो ये टर्म तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई और जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो हम जानते हैं देखो म्यू बराबर म्यू नोट म्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से म्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू अपॉन म्यू नोट। ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमारे पास, इसलिए इतनी टर्म तो हो जाएगी यहाँ पर म्यू आर। ठीक है, ये म्यू आर और ये हो जाएगी एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये आ जाएगी नीटा की वैल्यू माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पर होगा 6.7 पॉइंट क्या है देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की प्रतिबाधा क्या होगी Z बराबर म्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, निर्वात के लिए लेंगे तो म्यू नोट अपॉन देखो अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 4 पाई × 10⁻⁷ और इसके लिखेंगे एप्सिलॉन नोट की तो 8.85 × 10⁻⁻12 है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा 377 ओमेगा। ठीक है, ये निर्वात की प्रतिबाधा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 क्या आता है देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में कंपन करते हैं, यानी कि
ना तो पाई बाई टू आगे रहती है ना पाई बाई टू पीछे रहती है, अर्थात एकदम समान कला में कंपन करते हैं। इसके बाद किसी धनात्मक x दिशा में संचरित होने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त करते हैं या दर्शाते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कैप, और चुम्बकीय क्षेत्र को दर्शाएंगे बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जेड कैप। ठीक है, जहाँ के यहाँ पर क्या है 2π/λ संचरण नियतांक। ठीक है, ये तो 8 संचरण नियतांक हो गया। पॉइंट नंबर 9 देखो, यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसी पृष्ठ पर आपतित हो तो निम्न 3 घटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। तो अवशोषण में पृष्ठ को ऊर्जा एवं संवेग प्राप्त होते हैं, यानी अवशोषण की घटना में पृष्ठ को एनर्जी और संवेग प्राप्त होगा। तो P बराबर क्या होगा, देखो P बराबर μ/c तथा पूर्णतः परावर्तन सतह हो तब P बराबर यहाँ पर आ जाएगा α/μ/c। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसको भाई थोड़ा याद करना है, समझने का पार्ट कम है और याद करने का पार्ट ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा करेंगे इसमें। ठीक है, और समझने की बात कम करेंगे। तो 10वां पॉइंट क्या है, देखो यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसी पृष्ठ से टकराती हैं तब पृष्ठ पर दाब आरोपित करती हैं, इस दाब को विकिरण दाब कहते हैं। यानी कि जब विद्युत चुम्बकीय तरंगे कोई पृष्ठ है, ठीक है, जैसे ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे आई, ये कोई पृष्ठ है, इससे टकराएंगी तो इस पर क्या आरोपित करेंगे, दाब, प्रेशर आरोपित करेंगे। तो इस दाब को क्या कहते हैं, विकिरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण दाब कहते हैं। तो जैसे इसका क्या होगा, प्रेशर क्या होगा I/c। तो यहाँ I क्या है, तरंग की तीव्रता, यानी किस इंटेंसिटी से आएगी, इसकी तीव्रता क्या होगी। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 11 क्या होगा, देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। एकांक क्षेत्रफल पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की दर को एक राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिस राशि को पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। ठीक है, एस वेक्टर बराबर 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तो है चुम्बकीय क्षेत्र, सॉरी ये तो विद्युत क्षेत्र, और बी वेक्टर क्या है, चुम्बकीय क्षेत्र, और एस वेक्टर यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, पॉइंटिंग सदिश। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 11। ये हो गए चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, देखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालेंगे सभी। तो देखो क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है ना, वो निर्वात में, निर्वात क्या होता है कि जहाँ कोई भी हवा भी नहीं हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात, जहाँ कोई भी मीडियम नहीं हो। ठीक है, एकदम निर्वात, यानी कोई भी हवा कुछ भी नहीं हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात। इसके बाद देखो ये तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं। इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं, प्रकाश तरंगे कहते हैं। इनमें प्रकाश की भांति अपवर्तन, दूसरी क्रिया परावर्तन और तीसरी क्रिया व्यतिकरण आदि के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य के परिसर के आधार पर इन तरंगों को एक क्रम में रखा जाता है, जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इसकी तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उसके हिसाब से इनको एक क्रम में रखते हैं, और उस क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, देखो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को नीचे अनेक भागों में विस्तार से दिया गया है, जिसकी आवर्ती तरंग दैर्घ्य उसका उपयोग निम्न प्रकार दर्शाए गए। तो पहली तरंग लेते हैं, देखो रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे में जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 10 इनवर्स से 10⁴ मीटर तक होती है, या 1/10 भी ले सकते हैं, यहाँ तक होती है। आवर्ती की वैल्यू 3 × 10⁹ से 3 × 10⁴ हर्ट्ज तक होती है।
ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। गुण क्या होते हैं इसमें? यह परावर्तित अपवर्तन का गुण पाया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? वीडियो या टीवी के संचार प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंगे का। समझ में आया रेडियो तरंगे क्या होती है? ठीक है। इसके बाद देखो दूसरी माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 10⁻³ से 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक। नंबर 2 इसकी आवृत्ति क्या होती है? 3 × 10⁻11 से 10⁻9 हर्ट्ज तक। ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया था? हर्ट्ज ने। इसके गुण क्या होते हैं माइक्रो तरंगों के? इसमें परावर्तन व ध्रुवण का गुण पाया जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? रडार, माइक्रोवेव ओपन तथा अधिक दूरी के संचार में माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नंबर 3 क्या तरंगे हैं? देखो अवरत तरंगे। क्या है? अवरत तरंगे। अब इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? देखो 8 × 10⁻⁷ से 5 × 10⁻³ मीटर तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। इसकी आवृत्ति होती है 4 × 10⁻12 14 से 6 × 10⁻10 तक हर्ट्ज तक। ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था? हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें गुण वही अपवर्तन व विवर्तन का गुण पाया जाता है। विवर्तन यानी तीक्ष्ण, यानी कि जो मुड़ाव होता है ना, तीक्ष्ण मुड़ाव, उसे क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। उपयोग क्या होंगे? प्रयोगशाला में अहम पौधों को गर्म रखने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो 3 विकिरण यहाँ पर पढ़ लिए हमने। नंबर 4 क्या है? दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण क्या होती है? देखो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक। इसकी आवृत्ति होती है 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 तक। ठीक है। आविष्कार न्यूटन ने किया था। और इसमें गुण क्या पाए जाते हैं? वो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण, व्यतिकरण आदि गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है? अणुओं की संरचना याद करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। 4 विकिरण। 5 नंबर क्या है? पराबैंगनी। ये क्या होती है? देखो तरंग दैर्घ्य होती है रेडियो तरंगे की तरंग दैर्घ्य 10⁻⁸ से 4 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। इसके बाद आवृत्ति होगी 3 × 10⁻16 से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया? रिटर नामक वैज्ञानिक ने। गुण क्या पाए जाते हैं? पदार्थ प्रभाव, विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का गुण इसमें पाया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग अदृश्य लिखावट में, अर्थात जो हमें दिखती नहीं है, नकली दस्तावेज में, और 3 नंबर फिंगरप्रिंट में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखो एक्स किरणें। एक्स किरणें क्या होती हैं? देखो इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻11 से 3 × 10⁻⁸। आवृत्ति कितनी होती है? 3 × 10⁻19 से 10⁻16 तक। आविष्कार रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया। गुण क्या पाया जाता है? आयनीकरण क्षमता का गुण पाया जाता है। और इसका उपयोग रोगों के निवारण में और चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखो लास्ट 7 नंबर गामा किरणें। गामा किरणें क्या होती हैं? तरंग दैर्घ्य इसकी होती है 10⁻⁻14 से 10⁻10 तक। और इसकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 तक। ठीक है। इसका आविष्कार बेकेरल क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें भी गुण विवर्तन, आयनीकरण और प्रतिदीप्त आदि का गुण पाया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? नाभिकों की संरचना में और कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो सर्वप्रथम विस्थापन धारा क्या होती है, फिर उसकी गणना, किस प्रकार उसको डिनोट करते हैं, किस प्रकार उसका प्राप्त करते हैं, उसकी बात की थी। फिर उसके बाद में हमने किया था विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण के बारे में बात की थी। अप्रोक्सीमेट 10 से 11 पॉइंट थे, उसको याद ही करना है। ठीक।
ठीक है। और उसके बारे में उसके बाद वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें 7 पॉइंट है, समस्त गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, समस्त की बात की थी। तो आई होप आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझे होंगे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हर बार की तरह वापस आकर लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।